बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर पार्टिसिपेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो चैप्टर नंबर 9 है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। उसकी एक समरी देखेंगे, उसका एक एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें से जो MCQs बनते हैं उसके हवाले से थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और PPSC के लिए, MD कैट के लिए, FPSC या किसी भी किस्म का एग्ज़ाम जो कि MCQs टाइप होता है उसके लिए हम उस चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर भी करें, और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद भी इस तरह की आपको वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। जी, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ जो ये कह लें कि सॉल्यूशन जो हमारा चैप्टर है, इसमें एक तो सॉल्यूशन का हमें पता होना चाहिए होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ये बाइनरी का सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, मतलब दो चीज़ें अगर आपस में जुड़ी हुई हों, मिक्स की हुई हों तो वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का इस तरह से मिलना कि वो होमोजीनियस बन जाए। ये एक फ़िज़िकल इंटरेक्शन होती है एक तरह की कि वो सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। अब सॉल्यूशन, जब भी हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो जाहिर है एक चीज़ उसमें जो है वो टर्म्स जो इस्तेमाल होती हैं, एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट, और ये मिल के बनाते हैं सॉल्यूशन। तो दो चीज़ें, कम से कम बाइनरी सॉल्यूशन होता है, कम से कम दो चीज़ें होती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं जितनी मर्ज़ी उसमें मिक्स करते जाएं, लेकिन कम से कम जो है वो दो चीज़ें जो हैं उसके अंदर मौजूद होंगी। उसमें जो ज़्यादा अमाउंट में होगी उसको सॉल्वेंट बोला जाता है, जो कम अमाउंट में होगी वो सॉल्यूट बोला जाता है, और ये सॉल्यूशन है। अब कोई भी सॉल्यूशन होता है ना तो उसकी हम कुछ यूनिट बताते हैं। मसलन जब भी हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हो कि सॉल्यूशन कैसा है, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर सॉल्वेंट कितना लिया गया है, सॉल्यूट कितना लिया गया है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट के लिहाज से जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ इसकी कंसंट्रेशन से रिलेटेड होती हैं। कुछ सॉल्यूशन जो होते हैं वो डाइल्यूट होते हैं, जिसमें क्या होता है सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट, और कुछ जो होते हैं वो कंसनट्रेटेड होते हैं जिसमें सॉल्वेंट एज कम्पेयर टू डाइल्यूट जो है वो कम होता है। या अब ये कह लें कि सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, तो वो ये इतनी ज़्यादा नहीं होती कि सॉल्वेंट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, होता वो सॉल्यूट ही है लेकिन वो काफ़ी मिकदार में उसके अंदर डिज़ोल्व होता है, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ये तो जनरल टर्म है। जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे हमें उसकी यूनिट बतानी पड़ती है, उसके लिए मुख्तलिफ यूनिट्स यूज़ करते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व है। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट्स हैं, जिसमें सबसे पहली जो है वो परसेंटेज है। परसेंटेज, अच्छा ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ये जो यूनिट्स हैं ना, ये यूनिट्स का कौन कौन सी हैं या इनकी कन्वर्जन जो है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, मसलन डॉलर है, रुपए है, या दिनार है, या रियाल है, आप उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस कन्वर्जन का आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि किस में कितना होता है, इनका आपस में रिलेशन क्या है। इसी तरह इसकी जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, जैसे परसेंटेज है, जैसे मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, PPM है, नॉर्मेलिटी है, ये सारे जो हैं ये इनको एक दूसरे के साथ कन्वर्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन हर एक की हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हर एक यूनिट का क्या मतलब है। परसेंटेज 4 किस्म की होती है। परसेंटेज
वेट बाय वॉल्यूम, उसके बाद परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, और फिर परसेंटेज जो है वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये इन परसेंटेज को याद रखने का सिर्फ ये आपने एक तरीका देखना है कि टोटल सॉल्यूशन, परसेंटेज का मतलब है आपने पर 100 के लिहाज से बताना है। मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपको ये कह दे कि 10 DM³ है, या उसके अंदर 10 में बताया हुआ हो कि 10 ग्राम में 5 डिज़ोल्व है। अब इसमें 100 तो है ही नहीं, लेकिन आपने जब कैलकुलेशन करनी है तो उसको आपने पर 100 के लिहाज से रखना है। जैसे किसी के भी मार्क्स होते हैं आप परसेंटेज में बता सकते हैं, तो इसके अंदर सारे जो आंसर होंगे वो परसेंटेज मतलब पर 100 के लिहाज से होंगे। अब कैसे होंगे, आपने ओवरऑल सॉल्यूशन जो है ना वो देखना है। एक तो ये जो इस फॉर्म में लिखा होता है इसका मतलब ये है कि ओवरऑल सॉल्यूशन आपका 100 होना चाहिए। ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, 100। अब अगर वॉल्यूम नीचे लिखा हुआ है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। ये जो नीचे है ना वैल्यू, ये आप ये समझ लेंगे ओवरऑल सॉल्यूशन के लिए बताएगी कि ओवरऑल सॉल्यूशन जो होगा उसका आपने वॉल्यूम लेना है, आपने वो वेट लेना है या वॉल्यूम लेना है। और ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ये सॉल्यूट की लिखी हुई है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल परसेंटेज सॉल्यूट की सॉल्यूशन में जो अमाउंट होती है, ठीक है, वो इस फॉर्म में लिखी जाती है। अब आपको ये आइडिया हो गया होगा कि इसके अंदर आपने क्या चीज़ लेनी है। अब सॉल्यूट ऊपर किस में होगा, वेट में, और नीचे सॉल्यूशन जो होगा वो वॉल्यूम में। और वॉल्यूम कितना, 100 पार्ट्स, ये याद रखना है क्योंकि परसेंटेज हम ले रहे हैं। परसेंटेज ना होती तो फिर हम कोई भी वॉल्यूम उसके साथ बताते हैं कि इतने वॉल्यूम में ये है, लेकिन जब परसेंटेज लिख दी गई तो इसका मतलब ये है कि पर 100 है। अब सीधी सी बात है, इसके अंदर सपोज करते हैं कि 5% वेट बाय वॉल्यूम है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, चले ऐसे कर लें, सोडियम क्लोराइड वेट बाय वॉल्यूम। अब आप देखें, मैंने आपको बताया कि जो नीचे वाली चीज़ है वो किसको शो कर रही है, सॉल्यूशन को। और सॉल्यूशन किस में ले रहे हैं आपने, ये CM³ में आप ले रहे हैं। और वॉल्यूम ऊपर क्या है, वेट किसका है, सॉल्यूट का। मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम सॉल्यूट लेके उसमें पानी डालना है और उसका वॉल्यूम 100 कर देना, ठीक है। जब वॉल्यूम 100 हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन जब आप डिज़ोल्व कर लेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि वो सॉल्यूशन 5% वेट बाय वॉल्यूम है सोडियम क्लोराइड का। इसी तरह से अगर वेट बाय वेट हो, अब इसी चीज़ में अगर हम देखें तो इसमें 5 ग्राम था डिज़ोल्व इन। अब इस तरह के सॉल्यूशन जिसमें वॉल्यूम लेते हैं ना, इसमें आमतौर पे क्या आता है कि पहले थोड़ा सा पानी लेके या जो भी सॉल्वेंट हो वो लेके उसमें सॉल्यूट मिक्स कर लेते होते हैं और फिर उसमें दोबारा से पानी डालते जाते हैं यहाँ तक कि उसको जो भी रिक्वायर्ड 100 तक हो जाए, तो वो 100 वॉल्यूम रहेगा। ये नहीं है कि पहले 100 वॉल्यूम लेके फिर सॉल्यूट डिज़ोल्व करेंगे तो वो वॉल्यूम ज़्यादा भी हो सकता है, वो वॉल्यूम कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपने टोटल वॉल्यूम 100 रखना है। इसके अंदर आपने टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, जो वे है सॉल्यूशन का सॉल्यूट समेत, वो 100 ग्राम होगा। मतलब आपने वॉल्यूम वाले में क्या देखना है, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 होना चाहिए और जिनके नीचे वेट आ रहा है उसमें आपने ये देखना है कि टोटल सॉल्यूशन का जो वेट होगा वो 100 होना चाहिए। अब 100 के लिए वेट ओवर वेट का जो होगा वो क्या होगा कि सॉल्यूट समेत, मसलन यही चीज़ है, अगर 5%
वेट बाय वेट लिखा हुआ हो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, तो इसका मतलब ये है कि टोटल सोल्यूशन 100 के लिए हमें जो सोडियम क्लोराइड लेंगे वो 5 ग्राम होगा और 95 ग्राम जो है वो हम वाटर लेंगे। NaCl हम लेंगे 5 ग्राम और वाटर लेंगे 95 ग्राम, तो टोटल सोल्यूशन का वेट 100 हो जाएगा। इसलिए ये 5% वेट बाय वेट सोल्यूशन होगा। आप सिर्फ इतना सा याद रखेंगे कि जिसमें नीचे वेट आ रहा हो उसमें सॉल्यूट समेत आपने उसका वज़न 100 रखना है, ठीक है, और जिसके नीचे वॉल्यूम आ रहा हो उसका सॉल्यूट समेत आपने वॉल्यूम 100 रखना है। अब ये वाली ऊपर वाली चीज़ें जो हैं ये सॉल्यूट का आप वेट भी ले सकते हैं, सॉल्यूट का आप वॉल्यूम भी ले सकते हैं। तो इसी तरह ये क्या होगा 5 cm³ लेके उसका बैलेंस पे रख के उसका टोटल वज़न 100 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 5% वॉल्यूम बाय वेट, ठीक है। ये उन चीज़ों के लिए होता है आमतौर पे जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जो जिनकी नेचर जो लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूट एग्जिस्ट करते हैं, उनके सोल्यूशन हम इस तरह से भी बना सकते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट यूनिट जो है वो, इससे आपको आइडिया हो जाएगा वॉल्यूम बाय वेट का भी और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का भी। सेम इसी तरह से ये बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट यूनिट है जी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? सिंपल हम ये कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर dm³। एक dm³ में कितने मोल डिजॉल्व हैं, और किसी भी चीज़ की मोलैरिटी को m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ये देखें तो हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 1/dm³, यही आ जाएगा। वॉल्यूम जो है वो dm³ में लेंगे, ये नीचे है ना तो हमने इसको नीचे लिख लिया, इसको थोड़ा अलग लिख लिया, इसको इकट्ठा बने तो ये यही बन जाएगा मोल्स पर dm³। अब मोल्स का आपको फार्मूला पता होगा, मैस ऑफ या मैस इन ग्राम आपको पता है, तो चूंकि ये हम सॉल्यूशन के वाले से बात कर रहे हैं इसलिए मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन dm³। इस फार्मूला की मदद से अगर आपको ये पता हो कि फ़लाँ चीज़ है उसके इतने ग्राम इतने वॉल्यूम में डिज़ोल्व किए हुए उसकी मोलैरिटी बताएं, तो आपने सिंपल क्या करना है, वॉल्यूम को dm³ में चेंज करके यहाँ लिख देना है, मैस जो होगा उसको यहाँ लिख देना है, मोलर मैस उसका यहाँ लिख देना है, इसको सॉल्व करेंगे मोलैरिटी आ जाएगी। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर dm³। अब देखें इनकी कन्वर्जन भी आती है, बाद दफ़ा वो कहता है परसेंटेज से मोलैरिटी बताएं या मोलैरिटी से परसेंटेज पे चले जाएं। तो आपने क्या देखना है कि शर्त याद रखनी है, मसलन ये लिखा हुआ ना वेट बाय वॉल्यूम, अब यहाँ पे 100 में 5 है तो इसके लिहाज से आप देखें तो इसमें वॉल्यूम आपका कितना होना चाहिए dm³, और dm³ में 1000 cm³ होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि पहले 1000 cm³ में इस रेशो के लिहाज से कितना आएगा। मसलन आप देखते हैं कि 10 जो है वो 100 के अंदर 5 है, 100 के अंदर 5 है और 1000 के अंदर क्या होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, 10 के साथ, तो 50 ग्राम आ जाएगा। अब 50 ग्राम यहाँ लिखेंगे, मोलर मैस उसका सोडियम क्लोराइड है 58.5 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा क्योंकि हमने वो परसेंटेज पर dm³ भी निकाल रहे। तो इस तरह से उसकी मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं। ये यूनिट को उसके सेंस को समझते हुए उसको आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह की मोलैरिटी को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और टर्म है मोलैलिटी, मोलैलिटी जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स पर kg। उसमें क्या था, वॉल्यूम था, इसमें
वेट है। जैसे ऐसे समझ लें कि उसमें ओवरऑल सोल्यूशन वॉल्यूम के लिहाज से देखा जाना है, इसमें ओवरऑल सोल्यूशन वेट के लिहाज से देखा। अब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर वो कितना डिज़ोल्व है, उसके कितने मोल डिज़ोल्व हैं, ये मोलैलिटी कहलाता है। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इसी तरह का फार्मूला बनेगा, जस्ट यहाँ पे आप लिखेंगे कि मैस इन किलोग्राम, ठीक है। वो सॉल्वेंट का मैस होगा, ये देखें, ये जो मैस होगा ये सॉल्वेंट का होता है, कितने किलोग्राम वो लिया हुआ है। अगर हो सकता है ग्राम में आपको बताए तो आप उसको पहले किलोग्राम में चेंज कर लेंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे। बिल्कुल इसी तरह का ही है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इसका एक मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है जी? रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट या सॉल्यूट, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं या उसको सॉल्यूट भी कह सकते हैं, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये याद रखना है कि ओवरऑल सॉल्यूशन के लिहाज से किसी चीज़ के कितने मोल होते हैं। ये एक पहले भी डाल्टन लॉ में भी हम एक एक्सप्रेशन पढ़ सकते हैं, पढ़ा हुआ है हमने। मोल फ्रैक्शन होता है XA, ठीक है। और ये जो होता है उस चीज़ के अंदर जितने भी कंपोनेंट है, मतलब उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल। इसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। किसी भी चीज़ का मोल फ्रैक्शन हम फाइंड कर सकते हैं अगर उसके अंदर टोटल मोल्स हमें पता हो, तो हम उस चीज़ के मोल्स को उस पर डिवाइड करेंगे, रेशो लेंगे तो वो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। एक और चीज़ देखें, अगर एक सोल्यूशन के अंदर A + B + C 3 चीज़ें मौजूद हैं, 3 कंपोनेंट है उसके अंदर, एक सॉल्वेंट है बाकी 2 सॉल्यूट हैं, तो इन तमाम केसेस में मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C विल बी इक्वल टू 1। मतलब एक सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट होंगे उन तमाम का मोल फ्रैक्शन अगर लेके सम किया जाए तो 1 के इक्वल होता है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ सैंपल इज इक्वल टू यूनिटी, वो 1 के इक्वल होते हैं। इसके साथ एक और यूनिट है जी ppm, ppm पार्ट्स पर मिलियन। ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती है परसेंटेज से। जैसे आपने ये देखा ना, परसेंटेज होता है पार्ट्स पर 100, ये पर 100 है, ये पर मिलियन है। ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है जहाँ कंपोनेंट्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो उसको कुछ ना कुछ वैल्यू में लेके आने के लिए हम फिर ppm में करते हैं। जैसे गैसेस के अंदर जो ट्रेसेस होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रेस गैसेस हैं, उनको हम ppm से देखते हैं। इसके अलावा पानी के अंदर जो COD और BOD हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उनको भी हम ppm से ही उनके आमतौर पर जो देखा जाता है, बाज़ मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हैं वो ppm में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन है। सिंपल सा इसका फार्मूला है जी, मैस ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो आप ऊपर लिखेंगे, नीचे आप मैस ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ मिलियन, तो ये आ जाएगा। जैसे आप परसेंटेज निकालने के लिए ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, तो ppm निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ करेंगे तो ये आ जाएगा। ये है ppm यूनिट। ये 4 यूनिट्स हमने देखी। मैंने आपको बताया कि इन तमाम यूनिट्स को एक दूसरे में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, और कन्वर्ट आप तब कर सकेंगे जब आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुद से क्लियर होंगी। हर चीज़ का अलग से आपको पता होगा कि इसमें कौन सी चीज़ कैसे कैसे उसका मतलब क्या है। आगे चलते हैं जी हम। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का टॉपिक। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास पहले तो हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड का लिक्विड में डिज़ोल्व होना, सॉलिड इन लिक्विड, कि हमारे पास जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है
और सोल्यूशन जो बन रहा है वो लिक्विड के अंदर सॉल्यूट को हमने रिजॉल्व किया है। सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है और सॉल्यूट जो है वो हमारा सॉलिड है। सिंपल सी बात है, कहीं पर भी सोल्यूशन होता है, बनता है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सॉल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन होती है जब वो डिज़ोल्व हुआ नहीं होगा। सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन होती है। अब जब वो सॉल्यूशन बन जाता है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन होती है। कहीं भी आप ये समझ लें, हर दो सॉल्वेंट पार्टिकल के दरमियान में सॉल्यूट आ जाता है और हर दो सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान में ये इसी तरह से चलते जाएंगे। यहाँ पे फिर सॉल्वेंट, फिर सॉल्यूट, ये चलता जाएगा, इधर को भी, इधर हर साइड। तो ये पूरा जो सॉल्यूशन बना होगा ये उसके अंदर इस तरह से वो फैले हुए होते हैं। अब देखें, ओवरऑल एनर्जी का भी हम यहीं से आइडिया लगाते हैं। अगर सॉल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है और सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक है, तो ये सॉल्वेंट उसको सेपरेट ही नहीं कर पाएगा, तो इस स्टेज पे नहीं जा सकता। ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि सेपरेट होंगे तो दरमियान में सॉल्वेंट आएगा ना। जब ऐसा नहीं कर सकते तो ये चीज़ें एक दूसरे में डिज़ोल्व भी नहीं होंगी। यही वजह है कि वो जो टर्म हम पढ़ते हैं ना, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, वो इसलिए कि ये दोनों की बॉन्डिंग तकरीबन एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये पोलर है तो ये भी पोलर हो, और ये नॉन पोलर है तो ये भी नॉन पोलर हो। वजह क्या है कि ये इनकी इंटरेक्शन ने एक दफ़ा ब्रेक होना है, और ब्रेक वही कर सकता है जो उसके जैसा हो, उससे मिलता जुलता हो। थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो वो चल जाता है। तो इससे ये पता चला कि सॉल्यूट, अब इसी से हमें आइडिया भी मिलता है कि अगर ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये उससे कम हो, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ये सोल्यूशन बनाते हुए एनर्जी लेना पड़ती है। और अगर जो बनने वाली इंटरेक्शन होती है सॉल्यूट सॉल्वेंट की, वो स्ट्रॉन्ग हो और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कम हो, तो इस केस में क्या होगा, ये बॉन्ड ज़्यादा मजबूत बन रहे हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा मजबूत है, एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी, तो इस केस में ये एक एक्सोथर्मिक होगा। इसकी हीट ऑफ सोल्यूशन जो होगी वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि वो रिलीज़ हो रहा है। अब इस सेंस में डिसोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है, सिंपली सॉल्यूट से अलग हो जाते हैं, और हर दो सॉल्यूट के दरमियान सॉल्वेंट पार्टिकल, हर दो सॉल्वेंट के दरमियान सॉल्यूट पार्टिकल आ जाते हैं। एक ये तो है सॉलिड को जब आप डिज़ोल्व करते हैं। दूसरा है जी लिक्विड को डिज़ोल्व करते हैं, लिक्विड इन लिक्विड। अब लिक्विड को लिक्विड में डिज़ोल्व करने की तीन कंडीशन है। एक तो ये कि वो इमिसिबल हो, कंप्लीटली इमिसिबल हो। कंप्लीटली इमिसिबल का मतलब ये है कि वो बिल्कुल ही डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है, जैसे वाटर है, उसके अंदर आप कार्बन डाइसल्फाइड डाल लें, ठीक है, तो ये एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होंगे। या ये जो गैसोलीन वगैरह है, हाइड्रोकार्बन, वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होते, तो वो इमिसिबल है। दूसरे हैं मिसिबल, जो कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, हर रेशो में डिज़ोल्व हो जाते हैं। मसलन अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल को पानी में डाल लें, पानी को अल्कोहल में डालें, स्पेशली एथेनॉल, तो ये हर परसेंटेज में डिज़ोल्व हो जाता है, तो ये कंप्लीटली मिसिबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तीसरी चीज़ जो है वो है पार्शली मिसिबल। पार्शली मिसिबल होते हैं। पार्शली मिसिबल का मतलब ये है कि कम डिज़ोल्व होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं लेकिन कम होते हैं। अब इनकी जो है वो कुछ एग्जांपल भी है यहाँ पे दी हुई हैं फर्स्ट ईयर की बुक में। एक फिनोल वाटर सिस्टम है, फिनोल और वाटर को मिलाएं तो ये आपस में पार्शली मिसिबली डिज़ोल्व होते हैं। निकोटीन वाटर सिस्टम है, ट्राइथाइल अमीन वाटर सिस्टम है। ये तीन एग्जांपल जो हैं वो बुक के अंदर दी गई हैं। ठीक है, ये आप उसको याद रखेंगे, इनमें से हो सकता है कोई वो MCQs में पूछ ले। उसके बाद जो फिनोल वाटर सिस्टम है, जब हम उसकी बात करते हैं तो फिनोल वाटर सिस्टम में
एक तो हमें ये पता होना चाहिए, एक टर्म आती है जी कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। कॉन्जुगेट सॉल्यूशन, कॉन्जुगेट सॉल्यूशन का क्या मतलब है? अब देखिए दो जो हैं, जब आप पार्शली मिसिबल सॉल्वेंट लेके या चीज़ें लिक्विड लेके उनको एक दूसरे में डिज़ोल्व करते हैं तो ये दो लेयर्स बनती हैं। एक सपोज ए है, एक बी है, ये कंप्लीटली इमिसिबल होंगे तो ये अलग लेयर पड़ी रहेगी, ये अलग, इसकी कोई भी आपस में डिसोल्यूशन नहीं होंगे। लेकिन अगर ये पार्शली मिसिबल होंगे तो नीचे वाले सॉल्वेंट के अंदर बी होगा एज ए सॉल्यूट। सॉल्वेंट है, बी की कुछ ना कुछ अमाउंट नीचे वाली लेयर में भी डिसॉल्व होगी तो वो एज ए सॉल्यूट होगा। इसी तरह इसके अंदर बी सॉल्वेंट है तो इसके अंदर थोड़ी अमाउंट में ए भी होगा एज ए सॉल्यूट। मतलब ये हुआ कि ये दोनों लेयर्स जो हैं ये प्योर नहीं होंगी, बल्कि ये दोनों लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के सॉल्यूशन होंगे। इसमें ए सॉल्वेंट है तो दूसरी तरफ जाके वो एज ए सॉल्यूट यूज़ हो रहा है, इसमें बी सॉल्वेंट है तो इधर आके वो एज ए सॉल्यूट यूज़ हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहलाते हैं कि दो जब पार्शली मिसिबल लिक्विड्स को हम इकट्ठा रखते हैं तो दो सॉल्यूशन बनते हैं। ऊपर वाली लेयर नीचे वाले सॉल्यूट का सॉल्यूशन बनेगी और नीचे वाली लेयर ऊपर वाले सॉल्यूट का सॉल्यूशन बनेगी, तो इसको, इन दोनों को एक दूसरे के कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर परसेंटेज होती है वो, हम जब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यह डिसोल्यूशन ज़्यादा होती जाती है। ए में बी ज़्यादा आता जाएगा, बी में ए ज़्यादा जाता जाएगा और एक ऐसा स्टेज आती है कि यह सारा जो है वो एक जैसा हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं अपर कंसुलेट टेम्परेचर। अपर कंसुलेट टेम्परेचर भी इसको बोलते हैं, या इसका एक और नाम है सुपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर भी इसको बोलते हैं। अपर जो है वो कंसुलेट टेम्परेचर भी बोलते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। सुपर नहीं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो ये थोड़ा सा था इसके बारे में कि इस टेम्परेचर पर पहुंच के ये दोनों लेयर जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और वो एक ही होमोजीनियस सा सॉल्यूशन बन जाता है। और वाटर के केस में और वो इसका टेम्परेचर जो है वो 65.9 डिग्री है। इसी तरह वाटर एनिलीन सिस्टम में 167 है और मेथनॉल साइक्लोहेक्सेन जो है उसके अंदर ये टेम्परेचर 49.1 होता है। अच्छा जी, इसके बाद दो चीज़ें हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन होता है और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। आप ये समझ लें कि जितना मैक्सिमम दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक जैसे होंगे उतना वो ज़्यादा आइडियल होता जाएगा, और अगर उनमें डिफरेंस है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होता जाएगा वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल होता जाएगा। सबसे पहली बात, डेल्टा एच सॉल्यूशन बनाते हुए अगर ज़ीरो है तो सॉल्यूशन आइडियल होगा। डेल्टा एच की मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है अगर ज़ीरो है तो सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल होगा। वो ज़ीरो कब होता है? जब ब्रेक होने वाली अट्रैक्शन और डिवेल्प होने वाली अट्रैक्शन मिलती जुलती हों। ठीक है, तो सेम होंगी क्योंकि उसमें एनर्जी चाहिए भी उतनी, रिलीज भी उतनी हो रही है, इसलिए ओवरऑल डेल्टा एच की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो उसको हम सॉल्यूशन को आइडियल कहते हैं। दूसरा, राउट्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो राउट्स लॉ को ओबे करता है। अगर वो ओबे कर रहा है तो वो आइडियल होगा, और अगर नहीं कर रहा तो वो नॉन आइडियल होगा। ठीक है, एक ये आपने याद रखनी है, डेल्टा वी वो इक्वल टू ज़ीरो हो, वॉल्यूम चेंज। अब बहुत दफ़ा ये होता है कि हम मसलन मेथनॉल है 100 cm³ हम मेथनॉल ले लेते हैं, 100 cm³ वाटर ले लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं।
अगर टोटल वॉल्यूम 200 हो, मतलब 100 उसका है 100 उसका है, तो फिर हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन आइडियल है। और अगर वो वॉल्यूम 200 ना हो, मसलन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी निस्बत ये स्ट्रॉन्ग होगी तो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। और अगर ये वाली वीक होंगी, ये स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो वीक होने की वजह से पार्टिकल के दरमियान थोड़ा डिस्टेंस इसकी निस्बत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम कम हो रहा है तो उसमें डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो ना हो तो वो नॉन आइडियल होता है, और अगर ज़ीरो हो तो वो आइडियल होता है। एक और चीज़, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दोनों में सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक जैसी हो, लाइक्स हो, सिमिलर फोर्सेज हो बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो उस केस में भी क्या होगा कि सोल्यूशन जो होगा वो आइडियल होगा। अब ये चार चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इस चारों में से कोई एक को वो फुलफिल कर रहा हो तो वो डेफिनेटली बाकियों को भी करेगा, तो उस केस में ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। ये थोड़ा सा आपने याद रखनी है चीज़ें। इसके बाद एक साथ है जी राउट्स लॉ है। राउट्स लॉ एक्चुअली ये प्रेशर के लिहाज से है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखें, एक चीज़ आती है कि जब हम एक लिक्विड हम लेते हैं, उसके अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें। अब पहले उसका कुछ वेपर प्रेशर था, जब हमने उसके अंदर सॉल्यूट डाला और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो वो क्या करेगा, उसकी सरफेस पर भी सॉल्यूट आ जाएगा। पार्टिकल तो उसके होमोजेनाइज होते हैं ना, सारे उसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर आप देखें तो देखें, चीनी आप डिज़ोल्व करें तो आप उस पानी को सरफेस से भी टच करें तो वो आपको मीठा लगेगा, बिकॉज सॉल्यूट पार्टिकल वहाँ सरफेस पर भी आएंगे। और जिस जगह पर सॉल्यूट पार्टिकल होगा वो तो नॉन वोलेटाइल है, वहाँ से वेपर्स नहीं निकल सकते। जब वेपर्स नहीं निकलेंगे तो पहले जितने वेपर्स निकल रहे थे उसकी निस्बत वेपर्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, कम वेपर्स बनेंगे। कम वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इस सेंस में हम ये कहते हैं कि जो भी सॉल्यूशन बने, पहले जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का, उसकी निस्बत जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो भी सॉल्वेंट का ही है, लेकिन जब सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बन जाता है तो उसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। मसलन वाटर का वेपर प्रेशर प्योर हालत में और है, उसके अंदर नमक या चीनी डिज़ोल्व कर दें तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और कम होना ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है, उसको हम पढ़ेंगे भी। इस रॉड लॉ के मुताबिक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो डायरेक्टली रिलेट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अब दो चीज़ें हैं, मैं इसको अलग लिख देता हूँ। x1, या बल्कि ये कह लें कि 1 जो है उसको हम सॉल्वेंट कह देते हैं, और जो 2 लिखा हो जाएगा किसी के साथ भी वो सॉल्यूट होगा। अब इसमें मैंने x1 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये 1 सॉल्वेंट की बात हुई है, और x आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। तो जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली रिलेट करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के साथ। अब इसका अगर ये प्रोपोर्शनल साइन ख़त्म करें तो P = P0x1। अब P0 x1 का क्या मतलब है? P0 प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, उस सॉल्वेंट का एक प्रॉपर एक कांस्टेंट वेपर प्रेशर होता है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कांस्टेंट आ जाता है। x1 अगर आपको याद हो, अभी मोल फ्रैक्शन का मैंने बताया था कि दो चीज़ें अगर हों तो उनका मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो x1 इससे कितना आएगा? 1 - x2, ये इक्वेशन आएगी। तो इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दें तो P = P0 1 - x2। एक्चुअली ये करने का मकसद क्या है?
हम सॉल्यूट के लिहाज से देखना चाहते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट तो हमारे पास एक्सेस में है। सॉल्यूट के डालने से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ आई वो कैसी आई और कितने सॉल्यूट से कितना फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ हमने इसमें देखनी। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो P बिकम्स इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट x2, ये हो जाएगा। अब अगर आप ये चाहते हैं ये P नॉट x2 इधर आ जाए, P उधर चला जाए, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल P नॉट x2 बिकम्स इक्वल टू P नॉट माइनस P। ये क्या है जी? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कम हो गया ना, तो ये माइनस किया, तो इसलिए ये पहले क्या था बाद में क्या था, ये दोनों डिफरेंस डेल्टा पी है। चेंज इन वेपर प्रेशर, या इसको आप कह लें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट x2। तो चेंज इन वेपर प्रेशर जितनी आएगी वो सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन पे, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, क्योंकि पी नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये इसके इक्वल है। मतलब ये हुआ कि जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होता जाएगा उतनी वो वेपर प्रेशर में कमी भी ज़्यादा आती जाएगी। इस एक्सप्रेशन से ये पता चलता है। और अगर इसमें से पी नॉट को दूसरी तरफ ले जाए तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट बिकम्स इक्वल टू x2। तो इसका मतलब ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब उसका पहले वेपर प्रेशर क्या था उसके लिहाज से जो चेंज आई, उस चेंज का और प्योर का जो रेशो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होती है। इस फार्मूला की मदद से हम आगे जाके मोलर मास भी फाइंड कर सकते हैं, ये हम देखेंगे उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह में। तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब अगर हम इसको लें और इसके ग्राफ ड्रा करें तो इसके कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, ये लेंथी क्वेश्चन बनते हैं कि आप इसमें सिर्फ एक चीज़ देखेंगे कि अगर आपका सॉल्यूट, ये तो था ना नॉन वोलेटाइल था, अगर आपका सॉल्यूट वोलेटाइल हो तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो टोटल प्रेशर होता है उसका एक्सप्रेशन या डेरिवेशन बुक में दी हुई है, वहाँ से आप देख लेंगे कि जो ओवरऑल उसका वेपर प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर, वो इक्वल होता है, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पी ए माइनस पी बी। ये प्योर है वेपर प्रेशर, प्योर ए और प्योर बी, ये दो कंपोनेंट है, एक उसमें सॉल्यूट है, एक जो है कि वो सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ हो रहा है। उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माइनस ये एक एक्सप्रेशन है कि जिसमें दो कंपोनेंट हो और दोनों के दोनों कंपोनेंट जो हैं वो वोलेटाइल हों, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। तो इसके लिए ये एक्सप्रेशन आया है। आप ये समझ लें कि जो इसमें B है उसका वेपर प्रेशर कम होता है और A का वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। दो कंपोनेंट हमने ले लिए A एंड B, A का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, A का कम है, B का कम है, A का ज़्यादा है, तो एक ज़ाहिर है ज़्यादा वोलेटाइल होगी, एक कम वोलेटाइल होगी। अब होता यह है कि जब आप इनको मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर में सिर्फ एक चीज़ के वेपर्स नहीं होते, इस केस में सिर्फ एक के होंगे, सिर्फ वो सॉल्वेंट जो लिया हुआ है, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल था, उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। इस केस में ए के भी वेपर्स बनेंगे, बी के भी बनेंगे। अब याद रखें जब ए के वेपर्स होंगे, ए एज ए सॉल्वेंट हो, बी एज ए सॉल्यूट हो, ये मुख्तलिफ रेशो में 10 सोल्यूशन बना के दिए हुए, ए को एज ए सॉल्वेंट भी कंसीडर किया हुआ है, बी को एज ए सॉल्वेंट भी कंसीडर किया हुआ है। मुख्तलिफ परसेंटेज के सोल्यूशन है, 10%, 20%, 30%, 50, ये इस तरह से टोटल। अब उन सब के लिए वो कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा ना ऊपर, वो सम होगा दोनों के प्रेशर के।
जो ए के वेपर्स होंगे उसका भी और बी के वेपर्स जो होंगे उसका भी। ये आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में भी पढ़ा है कि जितने ज़्यादा वो गैसेज होंगे उतना ज़्यादा उसका जो है वो मिक्सचर के कंपोनेंट जितने ज़्यादा होंगे, हर एक का वेपर प्रेशर उन तमाम कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर को प्लस करेंगे तो टोटल उसका वेपर प्रेशर आएगा जी। तो इसमें एक ग्राफ आता है, अगर हम इसको देखें वोलेटाइल कंपोनेंट के हवाले से एक ग्राफ जो है वो शो किया गया है बुक में। उसमें नीचे जो है वो ए और बी के सलूशन लिए हुए हैं, जिसमें ए 0 है, ए 100 है, बी 0 है, और यहाँ पे आके ए 0 हो जाएगा और बी जो है वो 100% होगा, मतलब परसेंटेज के लिहाज। अब उसमें ये बताया गया है कि जो बी है ना उसका वेपर प्रेशर इतना है और ए का वेपर प्रेशर जो है वो इतना है। ये प्योर ए का है, ये प्योर बी का है, प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है 0 है और यहाँ पे बी नहीं है 0 है। उससे कम जितनी भी परसेंट है, मसलन ये 90, अगर हम यहाँ पे देखें ये वाला है तो ये यहाँ पे 90-10 होगा, 80-20 होगा, 70-30 होगा, सो ऑन। अब ये जो ग्राफ ड्रा किया इसमें जो अकॉर्डिंग टू आइडियल, ये इस रॉल्स लॉ के मुताबिक ये इस तरह से आता है। इस तरह से आने का मतलब ये है कि ये लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा उसमें ए का वेपर प्रेशर भी शामिल है और बी का भी है। अब देखें बी का वेपर प्रेशर कम है, ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, बी के अंदर ए की अमाउंट बढ़ती जाएगी, तो चूंकि ये ज़्यादा वेपर प्रेशर वाला है इसलिए वेपर प्रेशर ओवरऑल सॉल्यूशन का बढ़ता जाएगा। और ए के अंदर बी की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो चूंकि बी का वेपर प्रेशर कम है लिहाजा इधर से इधर जाएं तो वो उसके मुताबिक, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है इसलिए वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। अब इस केस में हर स्टेज पे ये समझ लें, एक और एक्सप्रेशन भी है, किसी भी चीज़ का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसी तरह से ये एक लाइन इस तरह से भी मैंने ड्रॉ कर दी है। ये जो लाइन है ये समझ लें ये है सॉल्यूशन की, कि जब उन दोनों का सॉल्यूशन बना लिया तो फिर उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, और ये है प्योर सॉल्वेंट की, ये भी प्योर सॉल्वेंट की। अब वो कहते हैं कि सपोज इस पॉइंट पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या होगा जी, इसका ये वाली वैल्यू इसका और ये वाली वैल्यू जो है इसका, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो ये होगा वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ए के लिहाज से जो टोटल में शामिल होगा, और ये जो होगा बी का कितना होगा वो इतना है, ए का कितना होगा इतना है। इस बी वाले को इसमें प्लस करें तो ये वाली वैल्यू आ जाए। मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में ए के वेपर्स का भी प्रेशर होगा और बी के वेपर का भी प्रेशर होगा, और वो जितना जितना होता है वो हम इस ग्राफ से देख सकते हैं, ये आइडियल के लिए। अब अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है तो ये, अब जब हम दो मुख्तलिफ कंपोनेंट लेके उनका सलूशन बना के इस तरह से ग्राफ ड्रा करते हैं तो या तो ग्राफ हमें इसके ऊपर मिलता है इस किस्म का, या ग्राफ हमें मिलेगा इस किस्म का। अगर ये ग्राफ ऊपर चला गया है, ये एक्चुअल सलूशन के लिए जब हमने बनाया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और ये वाला अगर होगा तो ये कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब ऐसा होता कब है, ऐसा क्यों होगा? आप देखें, अगर तो वो सिंपली एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे, ओवरऑल इंटरेक्शन सेम होगी, हर लिहाज से आइडियल सॉल्यूशन होगा, तो ये वाली लाइन आएगी। लेकिन ये वाली लाइन का बढ़ जाना, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये वेपर प्रेशर का बढ़ जाना। और वेपर प्रेशर कब बढ़ सकता है? जब दो सॉल्यूट, एक सॉल्यूट हमने लिया हुआ है, एक सॉल्वेंट लिया हुआ है, उनके अपने अपने वेपर प्रेशर है,
उनकी अपनी अपनी इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब इनको मिक्स करते हैं तो इनके दरमियान डेवलप होने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेपरेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वीक हो। जब वो आपस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो इंटरेक्ट करते हैं वो अट्रैक्शन वीक होगी तो डेफिनेटली उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगी अट्रैक्शन, तो क्या होगा कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने से कम वेपर्स बनेंगे। कम वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो। और अगर उनके दरमियान वीक फोर्सेस होंगी तो क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, इसलिए उनमें पॉजिटिव डेविएशन आएंगी। तो ऐसे मिक्सचर, ऐसे सॉल्यूशन को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी बोलते हैं कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे इनको हम बॉयल करते हैं और विदाउट चेंज इन कंपोजिशन जो है वो इनकी हम डिस्टिलेशन करते हैं। जबकि जो आइडियल जितने ज़्यादा होंगे उनमें क्या होता है वो जियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाते हैं और उनको हम डिस्टिल करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी इसी में आता है कि उस तरह से हम उनको डिस्टिल करते जाते हैं और उनको सेपरेट करते जाते हैं। ये चंद बातें थी राउट्स लॉ के हवाले से। बाकी अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो ये फर्स्ट ईयर की बुक में डिटेल बताई हुई है। सिर्फ आपने वो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और इसमें एजियोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मिक्सचर, इनके बारे में डिटेल जो है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें से जो है वो बातें पूछ लेते हैं। उसके बाद सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी टू डिज़ोल्व। वैसे तो हम ये कहते हैं कि एबिलिटी टू डिज़ोल्व है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक इट सैचुरेटेड सोल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो कितने 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डाला जाए कि वो सैचुरेटेड हो जाए। सैचुरेटेड मीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व हो, उससे ज़्यादा उस टेम्परेचर पर डिज़ोल्व ना हो सके, तो वो जो है वो सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। अब सॉल्युबिलिटी को ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहलाते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी कर्व होते हैं, ये दो किस्म के होते हैं। सॉल्युबिलिटी ग्राफिकल वो रिप्रेजेंटेशन होती है टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई गई है। और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें दो किस्म के कर्व मिलते हैं। एक होते हैं कंटिन्यूस कर्व, कंटिन्यूस होते हैं जिसमें कंटिन्यूसली सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है या इंक्रीज हो रही होती है। ग्राफ इस तरफ टेम्परेचर और इस तरफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट जो उसके अंदर डिज़ोल्व होती है। लेकिन जो डिसकंटिन्यूस होते हैं वो क्या होते हैं जी? उसके अंदर इस तरह का ग्राफ होता है। सॉल्युबिलिटी एक दफ़ा चेंज होगी, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट, फिर चेंज होगी, फिर कांस्टेंट। इस तरह से ये हर एक वो उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कितनी चेंज होनी है। और ये आमतौर पे उनमें होता है जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइज करने के लिए, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान जो वाटर मॉलिक्यूल उसमें ट्रैप हो जाते हैं उनको बोलते हैं। जैसे पोटाश एलम में आप देखें तो उसमें 24 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। कॉपर सल्फेट के साथ जो है वो 2 वाटर मॉलिक्यूल है। बेरियम कैल्शियम क्लोराइड के साथ 6 भी हो सकते हैं। तो चूंकि ये डिसकंटिन्यूस कर्व आता है कि ये वाटर निकलता है उसमें से, जब वाटर कुछ निकलेगा फिर एक दफ़ा थोड़ी सी वो स्टेबिलिटी आएगी, फिर वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, मज़ीद वाटर निकलता जाएगा, तो फिर वो कंटिन्यूस की तरफ जाते जाएंगे। ठीक है, एनहाइड्रस जो है। अब ये तो सॉल्युबिलिटी कर्व है। दो बातें इसके अंदर और हैं। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हम ये जो है करते हैं, इनके सॉल्युबिलिटी की बेस पे ही जो है वो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होती है कि टेम्परेचर के साथ कितना जो है वो, जितना भी कर्व ये ज़्यादा होगा उसमें स्लोप, उतना ज़्यादा उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होगा और उतना ज़्यादा उसको हम क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनाना होता है, वो एक डिटेल टॉपिक है, वो अलग से हम चैप्टर 2 में उसको डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हैं जी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस चैप्टर के अंदर ये वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इनके जो फार्मूलाज हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसमें हैं कौन से? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जी। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ वन है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो है ये इसमें डिस्कस नहीं किया गया, ये आपको FS BSc वगैरह से मिलेगा। बाकी जो हैं ये तीनों इनका जिक्र किया गया है। सिंपली ये आपस में रिलेटेड है सारी चीज़ें ही। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये हम बात कर चुके हैं, मैंने आपको बताया कि जब सॉल्यूट होता है उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब उसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं डेल्टा P, ठीक है जी। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो भी बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आप बॉइलिंग पॉइंट है क्या कि वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अब एक वेपर प्रेशर यहाँ पे था, एक्सटर्नल प्रेशर ये यहाँ से लेके यहाँ चले गए, वो बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से उसका अपना वेपर प्रेशर कम हो गया। अब इसको उस तक जाने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़े, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है ये दो मुख्तलिफ जो हैं वो ग्राफ से रिप्रेजेंट किए गए हैं। थोड़ा सा इस लिहाज से देखें तो मैं आपको वो बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। एक्चुअली ये तो आप पढ़ के आए हैं, पीछे हम बात कर चुके हैं कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो मोल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। तो अब सॉल्यूट की जो कंसनट्रेशन है वो उसमें डाल के, बस अगर मैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करूं तो ये हम पढ़ चुके हैं कि P0 इज इक्वल टू x2, और x2 आपको पता है किसके इक्वल होता है? x2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के आते हैं। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है। जब भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं उस सोल्यूशन के अंदर। तो ये दोनों जो है इसके लिए एक शर्त है कि सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। डाइल्यूट होने का मतलब ये है कि सॉल्यूट कम हो, जितना वो कंसनट्रेटेड होता जाएगा उतना वो उससे हटते जाएंगे हम, उस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो इसलिए डाइल्यूट होगा तो N1 कंपैरेटिवली N2 की निस्बत बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि N2 सॉल्यूट की कंसनट्रेशन है कम होगी, तो इसलिए नीचे से इसको जो है वो इग्नोर कर देते हैं। ओवरऑल जो है ये आएगा N2/N1। और इसका आप फार्मूला देखें तो N मोल्स है। मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। यहाँ पे मैस को W से रिप्रेजेंट किया गया, W2/M2 मतलब मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस ऊपर वाले का, नीचे वाले का W1/M1। अगर इसको रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा W2/M2 मल्टीप्लाइड बाय M1/W1। अब ये सारी चीज़ें इसके इक्वल हैं, ठीक है। तो डेल्टा P/P0 बिकम्स इक्वल टू W2/M2 मल्टीप्लाइड बाय M1/W1। ये अब मोलर मैस आप इससे निकाल सकते हैं। मोलर मैस को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा P0/P इंटू W2/M1/W1। ये एक फार्मूला है। अब आपको उस सॉल्यूट का नहीं पता था क्या सॉल्यूट है, आपने उसका सॉल्यूशन बनाया, उसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर चेक किया, आपने जो जिसमें सॉल्यूशन बनाया उसका वेट भी मालूम कर लिया, जितना आपने सॉल्यूट डाला उसका वेट भी मालूम कर लिया। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं प्रैक्टिकली, ये आपको पहले से नोन है। इनको यूज़ करते हुए आप सॉल्यूट का मोलर मैस भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन एग्जैक्ट जो है वो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री आजकल जैसे हम कहते हैं कि मॉडर्न टेक्निक है, उसकी मदद से निकाला जा सकता है। अच्छा जी, इसके साथ जो बात में कर रहा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
इसके भी इसी तरह से कुछ एक्सप्रेशन है। पहली बात तो ये है कि सपोज करें एक आपके पास ग्राफ है, उसमें आपका जो प्योर लिक्विड है उसका अगर हम देखें तो उसका सपोज इतना वेपर प्रेशर था, ये लाइन एक्सटर्नल प्रेशर को शो कर रही, एक्सटर्नल प्रेशर। अब सपोज करें इसको हमने लिया, इस तरफ वेपर प्रेशर है, इस तरफ टेम्परेचर है। हम किसी भी चीज़ को प्योर लिक्विड हो उसका वेपर प्रेशर हम लें तो क्या होता है जी, सपोज करें यहाँ से लिया तो ये यहाँ जाके उसने ये इसका एक्सटर्नल प्रेशर के वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो गए, लिहाजा ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है T1 प्योर सॉल्वेंट का, ये प्योर सॉल्वेंट का है। अब अगर आप क्या करते हैं, उसका सलूशन बनाते हैं। सलूशन बनाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सलूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। सपोज ये है, अब इसको भी उसी तरह हीट करते जाएं टेम्परेचर के साथ, तो ये यहाँ जाके सपोज इसने ये एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हुआ है, तो इस वक्त इसका जो होगा बॉइलिंग पॉइंट वो ये होगा T2। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, टेम्परेचर क्या हुआ, ये टेम्परेचर कम है, ये ज़्यादा है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुई। अब ये एलिवेशन है कितनी, इसको हम डेल्टा TB कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये किसके इक्वल होगा, T2 माइनस T1 कि फाइनल टेम्परेचर क्या है बॉइलिंग पॉइंट और पहले कितना था, इन दोनों का डिफरेंस ये डेल्टा TB के इक्वल होता है। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन भी निकलता है, ये जो है वो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट। वो जो सोल्यूशन होगा ना उसकी मोलैलिटी पे डिपेंड करेगा, जितनी मोलैलिटी ज़्यादा होगी उतनी ये चेंज भी ज़्यादा है, जितनी मोलैलिटी कम होती जाएगी ये चेंज भी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे इसका प्रोपोर्शनल साइन एक लिया गया, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। ये जो KB है ये कहलाता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये इसमें ये हर एक लिक्विड की अपनी नेचर पर डिपेंड करता है कि उसने वो उसके साथ कितना चेंज होगा। इसको हम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, KB को एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं या मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट को देखें तो वो भी इसी तरह का ग्राफ है, उसमें हम लिक्विड को ठंडा करते हैं, यहाँ पे आके वेपर प्रेशर, टेम्परेचर हम कम करते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। एकदम से सडन चेंज आई, वो सडन चेंज क्यों आई कि यहाँ से ये वो टेम्परेचर है जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, उससे ऊपर वो लिक्विड था, उससे नीचे वो सॉलिड हो गया, अब ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। जब हमने उसका सलूशन बनाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब हम इसको ठंडा करते जा रहे हैं तो ये इस टेम्परेचर पर आके इसको वो इस लाइन को क्रॉस कर रहा है, मतलब यहाँ से वो सॉलिड में चेंज होगा। तो अब फ्रीजिंग पॉइंट इसका ये, पहले ये T1 था, ये T2 है, तो ये पहले वाले टेम्परेचर से कम हुआ है, इसलिए हम इसको डेल्टा TF बोलते हैं। और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इन दो टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस फ्रीजिंग पॉइंट से इसको रिलेट किया गया है। ये भी रिलेट करता है मोलैलिटी के साथ, जितनी ज़्यादा मोलैलिटी होगी उतनी ये चेंज भी ज़्यादा आएगी। आप ये देखें, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, 1 लीटर सपोज पानी है, उसमें से 40 किलो जूल एनर्जी आप निकालें तो फिर वो फ्रीज होता है, बर्फ़ बनेगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप उसके अंदर सॉल्यूट भी डाल लेते हैं तो अब आप 40 निकालते हैं तो वो 40 सिर्फ पानी की नहीं निकले, उसके अंदर जो सॉल्यूट था उसकी भी एनर्जी निकल रही है कुछ। तो इसकी वजह से अब टोटल 40 वहाँ पे निकालने के लिए हमें उसको मज़ीद
कम करना पड़ेगा टेम्परेचर और एनर्जी निकालना पड़ेगी। सपोज कि वो 40 पूरी करते करते हो सकता है 10 साथ दूसरा जो सॉल्यूट होता है उसकी भी कम करनी पड़े, तो इसलिए टोटल 50 निकालेंगे तो वो फ्रीज़ होगा। ये जस्ट सपोज मैं आपको एक आसान से तरीके में बता रहा हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट कम कैसे होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है, इसका जो डेल्टा है TF है, इसके साथ भी एक कांस्टेंट होता है KFM, ये जो है ये कहलाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये जैसे एबिलियोस्कोपिक था, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, और इसको मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब इसमें मोलैलिटी का फार्मूला लिखे, मोलैलिटी का आपको फार्मूला पता होगा, W2/m2 मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, सॉल्यूट के लिए अगर लिखते हैं तो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 ओवर मोलैलिटी में सॉल्वेंट इन किलोग्राम लिया जाता है, 1 किलोग्राम। तो अगर ग्राम में लेंगे तो ऊपर 1000 लिखेंगे, नीचे ग्राम में लिखेंगे, ठीक है। ये एक फार्मूला जो है वो डेरिवेशन दी हुई है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। फार्मूला मैं लिख भी देता हूँ कि अगर आप इसका लिखें डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, मोलैलिटी होता है मोल्स पर kg, तो पर kg मोल्स क्या होते हैं W2/m2, मोल आ गया मैस इन ग्राम ओवर मोलर में सॉल्यूट के लिहाज से, क्योंकि ये सॉल्यूट का ही होता है, मल्टीप्लाइड बाय वहाँ पे हमने लिखा था सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यही लिखा था मोलैलिटी में। तो किलोग्राम की बजाय अगर हम इसको ग्राम कर देते हैं तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 पे डिवाइड करेंगे, इसके नीचे 1000 आएगा, नीचे लिखने की बजाय वो ऊपर चला जाता है। ये 1000 जस्ट किस लिए है, इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप नहीं भी लिखते, आप इसको किलोग्राम भी लिख सकते हैं, फिर ये 1000 नहीं होगा। तो आप चूंकि ये ग्राम में ले रहे हैं इसलिए ये भी ग्राम होगा, और ये किसके ग्राम होंगे, W1 सॉल्वेंट के ग्राम होंगे। तो इसलिए ये एक फार्मूला बनेगा, इसकी मदद से भी आप मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। डेल्टा TF जो है ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, KF ओवर डेल्टा TF मल्टीप्लाइड बाय W2 1000 ओवर W1। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा, इस एक्सप्रेशन की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं उसका मोलर मैस। अब याद रखें ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए था, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट के लिए निकालें तो यहाँ पे KB आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा TB आ जाएगा। इस तरह से आप जो है वो दोनों फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा साथ इसके दो जो है वो इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए, लेंस बर्जर मेथड है, ठीक है। उसमें एक ख़ास किस्म का थर्मामीटर यूज़ होता है जो कि 0.01 केल्विन तक जो है वो मेजर कर सकता है, ठीक है। ये ऑपरेटर्स है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से होते हैं, इतने ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन आप इसको जो है वो मेजर कर सकते हैं। इस तरह बैकमैन मेथड है फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करने के लिए, उसमें भी जो है वो थर्मामीटर हम जो है वो यूज़ करते हैं। बैकमैन से थर्मामीटर जो कम क्वांटिटी में भी उसको वो यूज़ करने में कैलकुलेट करने में हेल्प कर सकता है। इसके बाद इनकी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है, इनके एप्लीकेशन भी हैं कि जो हम वो फ्यूल के अंदर हम यूज़ करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं सॉल्यूट उसके अंदर मिक्स करके, ठीक है। इसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी हम कर सकते हैं। ये जनरल सी चीज़ें थी इसके बारे में। इसके बाद एनर्जेटिक्स है। एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन में सिंपली सी बात है, मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, हीट के हवाले से बता चुका हूँ कि हीट कब पैदा होगी, कब वो रिलीज़ होगी और कब अब्जॉर्ब होगी। 2-3 चीज़ें इसमें और देखने वाली हैं। एक है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर। वाटर अगर सॉल्वेंट हो तो वो सोल्यूशन जो है वो हाइड्रेशन प्रोसेस कहलाता है। इसी तरह से सॉल्वेशन, कोई दूसरा सॉल्वेंट हो तो सॉल्वेशन, अगर वाटर सॉल्वेंट हो तो वो हाइड्रेशन। इसी तरह से इसके साथ जो आयन होंगे वो हाइड्रेटेड आयन कहलाएंगे, जो पानी के अंदर मौजूद होंगे। और अगर कोई भी सॉल्वेंट हो तो वो कहलाएंगे सॉल्वेटेड आयन, ठीक है। इसी तरह से कुछ जो हैं वो इसके अंदर हाइड्रेट्स हैं,
एक टर्म यूज़ की गई। हाइड्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर ऐसे क्रिस्टल, ऐसे सार जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इसका और इसमें ये फ़र्क है कि इसके अंदर सोल्यूशन की पीएच चेंज हो जाती है। सोल्यूशन या तो एसिडिक हो जाएगा या वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। जब एसिडिक या बेसिक हो जाएगा तो उसकी पीएच जो कि वो चेंज हो जाएगी। हाइड्रेशन में पीएच चेंज नहीं होती, और आमतौर पे ये उनमें होता है जिनके साल्ट इस किस्म के हों। साल्ट के दो रेडिकल होते हैं, एक एसिड प्लस बेस के मिलने से साल्ट बना होता है। अगर तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो या दोनों वीक हो तो उससे बनने वाला साल्ट वो हाइड्रेशन करेगा, और अगर एक स्ट्रॉन्ग हो और एक वीक हो तो उससे बनने वाला साल्ट जो होगा वो हाइड्रोलिसिस करेगा, चाहे वो ये स्ट्रॉन्ग हो, ये वीक हो, या ये स्ट्रॉन्ग हो, ये वीक हो। बिकॉज ये कंजुगेट, आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि वीक एसिड होगा तो उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वाटर को हाइड्रोलाइज कर देता है, तोड़ देता है, हाइड्रोलिसिस कर देता है, इसीलिए उसकी पीएच जो है वो चेंज हो जाती है। बाकी एंथैल्पी हो गया। हाइड्रेशन एनर्जी है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है कि जो वाटर मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर आयन को डिज़ोल्व करते हैं उस दौरान जो एनर्जी चेंज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। वो साइज़ ऑफ आयन पे डिपेंड करती है, चार्ज ऑफ आयन पे डिपेंड करती है। ये चीज़ें हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं पहले उस चैप्टर में भी। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की एक टर्म है, वो क्या होता है, जितना वाटर उनके साथ लिखा हुआ होता है वो जो कुछ कंपाउंड होते हैं डॉट की शक्ल में, जैसे पोटाशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, 24 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये पोटाश एलम जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये 24 वाटर मॉलिक्यूल। ये था आज का चैप्टर 9, उसकी समरी मैंने की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।